वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से आज का जो लेक्चर होने वाला है दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ योर चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनल्स को छोड़ के बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स को डीप में स्टडी कर लिया है, डिटेल्ड में उसे पढ़ के समझ लिया है कि वो सेल के अंदर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हर एक सेल ऑर्गेनल का क्या फंक्शन होता है, किस सेल ऑर्गेनल के साथ मिलकर वो काम करते हैं, एंड एवरीथिंग पॉसिबल इन योर सिलेबस। सब कुछ कंप्लीट हो गया है, बस कुछ ही सेल ऑर्गेनल बचे हुए हैं, उसे आज हम लोग कवर कर लेंगे। एंड जैसे ही सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के डिस्कस करवा दूंगी। एंड बहुत जल्दी मैं एक सीरीज लॉन्च करूंगी जिसमें हर एक चैप्टर के जो आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते जा रहे हैं एग्जाम्पलर्स और क्वेश्चंस के साथ साथ वो सब कुछ कवर अप हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर, न्यू लेक्चर। चलिए, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th साइंस के बच्चों, अब आप देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल इनसाइड अ सेल। अभी तक मैं इसको छुपा के रख रही थी कि बताऊंगी, चलो ठीक है, तो सारे मतलब सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लो, राइबोसोम्स पढ़ लो, न्यूक्लियस पढ़ लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लो, गोल्गी एप्रोटिस पढ़ लो, प्लास्टिड पढ़ लो, सब पढ़ लो, फिर बताती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। चलिए, सो इट इज अ सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर। सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, क्रिस्टेज होते हैं, ट्रफ्स एंड क्रिस्टेज प्रेजेंट होते हैं। फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट ह्यूमन आरबीसी। माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स को छोड़ के बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट हो गए। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ। जितने भी बैक्टीरियाज हैं यानी कि प्रोकैरियोट है, उनको छोड़कर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखता है दे आर ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और उन सब की बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट फॉर वन काइंड ऑफ सेल। कौन से? ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। These are also absent in prokaryotes। प्रोकैरियोट्स में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह के सेल्स में पाए जाएंगे, जिस सेल में किसी भी तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा रैपिडली होता रहता है, वहाँ के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो हमेशा से आप सब लोगों ने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर नहीं सुना तो अब से जो ये आपको याद होगा ना, ये लाइफ में कभी भी नहीं भुलाएगा। जब आप क्लास 10th में जाओगे, जब आप क्लास 11th में जाओगे, इनफैक्ट ज़िंदगी भर। एक मीम था, पता है, मैंने एक मीम देखा था, उसमें लिखा था कि सब कुछ भूल गया पढ़ाई का, बस एक चीज़ नहीं भूला, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये कभी भी नहीं भुलाता, किसी को भी नहीं। अच्छा, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत फेमस कोट है, दैट इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। एक और बहुत अच्छा कोट मैंने आपको बताया था लाइजोसोम के बारे में, कि वो भी कभी मत भूलना। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्यारा सा कोट है, बट बहुत अंडररेटेड है। क्या था वो? लाइजोसोम्स आर नोन एज अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करके सारे सेल को ही डाई करवा देते हैं इन एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। नाउ, क्यों इसे पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर स्टोरेज बैटरी बोलते हैं? स्टोरी बैटरी नहीं होगा यहाँ पे, स्टोरेज बैटरी होगा, ठीक है। स्टोरेज बैटरी क्यों बोलते हैं या फिर पावर हाउस क्यों बोलते हैं इसको? पावर हाउस में क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो हमें मिलता है सारे घरों में। जहाँ पर भी पावर हाउस है वहाँ पे
के आसपास के सारे एरियाज और कॉलोनीज में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, ये तो आपको पता ही है। अब पावर हाउस अगर माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जा रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। और वो एनर्जी किस फॉर्म में वो प्रोवाइड करेगा? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। जैसे आपके पास करेंसी है, इंडियन करेंसी, पैसे हैं आपके पास, तो आप पावरफुल फील करते हो। जब आपके पास बहुत पैसे होंगे आप बहुत पावरफुल फील करोगे, आपको लगेगा मैं तो जिस चीज़ पर हाथ रख दूँ वो मेरा, किसी भी चीज़ को खरीद सकते हो ज़्यादा पैसों से, है कि नहीं? तो वैसे ही होता है एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी। जितना ज़्यादा एटीपी होगा वो उसको उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके किसी भी तरह की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ सेल के अंदर परफॉर्म करवा सकते हैं। अब देखो, अभी तक सारे के सारे लाइंस में आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। चलो मैं बताती हूँ कैसे। अभी आप लोगों ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता। क्यों ही पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो किसी भी तरह की ऐसी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी या फिर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती ही नहीं है। तो जहाँ पर जिस सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत रैपिडली होती है, उस सेल को एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो उस सेल को एनर्जी कौन देगा? उन सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो सब एनर्जी देगा माइटोकॉन्ड्रिया। किस फॉर्म में एनर्जी देगा? एनर्जी कोई ऐसा थोड़ी है कि वो तो एक बंडल ऑफ पैकेट है, पर उसको किसी ना किसी फॉर्म में ट्रांसफर करना होता है ना। इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। तो वो किस फॉर्म में ट्रांसफर करेगा? in the form of ATP. That is why ATP is also known as a energy currency. कहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल को। क्यों? ताकि उस सेल के अंदर सारे रिएक्शंस हो सके और उन रिएक्शंस में लगती है एनर्जी, लगता है पावर। ठीक है, अब सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट कर पा रहे हो सब लोग? चलो, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स। अब आपको ये भी याद रखना है हमेशा कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट ही ऐसा नहीं है जिसके पास खुद का डीएनए है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, जिसके पास अपना खुद का डीएनए है, अपना खुद का आरएनए है, राइबोसोम्स है और एंजाइम्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके पास भी अपना खुद का राइबोसोम होता है और वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर पाते हैं। यहाँ पर डीएनए भी है, आरएनए भी है, राइबोसोम्स भी है और एंजाइम्स भी है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल सेल ऑर्गेनल इनसाइड अ सेल. They are able to synthesize some of their protein and are capable of replication. कैसे replication? DNA प्रेजेंट है तो replicate तो करेगा ही। एक DNA से 2 DNA बनेंगे, उससे ज़्यादा बनेंगे, है ना? Therefore they are regarded as semi-autonomous ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनॉमस का क्या मतलब होता है कि एक सेल का जो काम होता है ना, कि खुद एक सेल से डिवाइड करके 2 सेल बनाना, 2 से 4 बनाना और अपना जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करते करते डबल अमाउंट कर देना उसको, वही चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया खुद से कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाला एक सेल ऑर्गेनल है, बट उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो सारे वो काम कर सकता है जो एक पूरा का पूरा सेल करेगा, क्योंकि उसके पास खुद से खुद का राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, एंजाइम सब कुछ है। उसे किसी की भी नीड नहीं है, किसी भी दूसरे ऑर्गेनल के साथ काम करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो ना उसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम एक काम करो, तुम थोड़े से राइबोसोम्स मुझे दे दो, मुझे भी अपने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम ना थोड़ा सा लिपिड दे दो, मुझे भी कुछ बनाना है, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और बाकी सारे भी जो भी एंजाइम्स वगैरह बनेंगे उसके लिए उसको किसी के भी साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में ही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। चलिए
अब हम लोग मेन फंक्शंस पे आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। क्या है? इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होता है ना, सबसे पहले जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में, पर जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है पाइरूवेट में, फिर पाइरूवेट जब कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर में, तब वो वाला प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी जब आप लोग अगले साल क्लास 10th में जाओगे। नाउ most of the oxidative metabolism and ATP production occurs in mitochondria। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होने के बाद जब उसका कन्वर्जन होगा एनर्जी में, वो वाला प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। वो वाला प्रोसेस कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि उस प्रोसेस से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, that energy forms in the form of ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा। ये जो है दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस होती है इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और इन जो ये जो आपके क्रेस्ट और ट्रफ्स है ना, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। इस क्रिस्टे के अंदर बहुत सारा लिक्विड फिल्ड होता है, एक तरह से मैट्रिक्स फिल्ड होता है, और उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में बहुत सारा डीएनए फ्लोट कर रहा होता है, राइबोसोम्स होते हैं जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स आप लोग देख रहे हो। ठीक है, F1FO पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम ऑक्सीजोम भी बोलते हैं, अभी मैं वो भी बताऊंगी। तो ये सारी चीजें इसी फ्लूइड के अंदर, इसी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड मैट्रिक्स कंटेन्स एंजाइम फॉर द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल भी आगे चल के मैं आपको समझाऊंगी, अभी फिलहाल इतना ही जानो। ऑक्सीसोम कंटेन्स एंजाइम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ये जो F1FO पार्टिकल देख रहे हो ना, ये क्या है? इसे हम ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं, इन्हें हम ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं। जो ब्लैक ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो एटीपी के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा मटेरियल, ये सारा प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होता है। नाउ they provide important intermediate for the synthesis of several biochemical like chlorophyll, साइटोक्रोम, स्टेरॉइड एट्सेट्रा। तो ये क्या कर रहा है? अलग अलग तरह के बायोकेमिकल्स के लिए इंटरमीडिएट प्रोवाइड कर रहा है ताकि इनका सिंथेसिस हो सके। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ना पूरा सरदार है। ठीक है, सेल के अंदर का जो सरदार है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग फाइनली अगले सेल ऑर्गेनेल के तरफ मूव करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया। अब देखो सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम क्या होता है। सेंट्रोजोम was first discovered by Benden. It is also known as centriole. Centrosomes are present in only animal cell and absent in almost all the plant cell. Plant cell में सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, क्यों नहीं प्रेजेंट होता? क्योंकि सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल का मेन काम है सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम्स को क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करना और ऑपोजिट पोल्स पर लेकर आना, और फिर जो सेल डिवीजन के टाइम पर जो साइटोकाइनेसिस है उसको परफॉर्म कराना। प्लांट के सेल में जो सेल डिवीजन होती है उसमें ये उतना ज़रूरी नहीं होता है। अब मैं एक काम करूँगी, आज का लेक्चर तो फाइनल लेक्चर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का, पर अभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको अलग से अगर आपने समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं एक काम करूँगी, कुछ ऐसे टॉपिक जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्जर प्रेशर, ये सब क्या होता है इसके बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगी। एंड ऑल्सो सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस क्या होती है, इसके ऊपर भी एक प्यारा सा वीडियो छोटा सा बना दूंगी ताकि आपको एटलीस्ट एक आइडिया लग जाए कि व्हाट एक्चुअली माइटोसिस इज। नाउ
कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये इसीलिए एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एनिमल सेल का जो सेल डिवीजन होता है उसमें सेंट्रियोल सेंट्रोसोम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जबकि प्लांट सेल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. They are membraneless elongated structure which exhibit cartwheel structure. Cartwheel structure देखो इस टाइप का लग रहा है ना, वो जो बैलगाड़ी होती है उसका जो पहिया होता है वो कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना. ऐसा होता है कि नहीं, तो वैसा ही स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट होता है. In animal cells, centrosomes play an important role in the initiation of cell division by arranging spindle fiber between two poles of the cell. Spindle fibers क्या है, ये जो आप क्रोमोसोम्स को एक लाइन में, एक सिधाई में अलाइन होता हुआ देख रहे हो, इनके बीच में जो आप ये लाइंस देख रहे हो ना, इसी को कहते हैं स्पिंडल फाइबर. और ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के बीच के सेंटर पे, सेंट्रोमियर पे अटैच होके उन दोनों के सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग अलग खींचने का काम करती है अपने तरफ. ये मैं आपको अलग से समझा दूंगी, डोंट वरी. नाउ द लोकेशन ऑफ सेंट्रोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिसाइड्स द प्लेन ऑफ डिवीजन. अब किधर पे, कौन से लोकेशन में प्रेजेंट है सेंट्रोसोम, वही डिसाइड करता है कि डिवीजन किस प्लेन में होगी. मान लो सेंट्रोसोम यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होता, तो किस तरह से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते, ऐसे करके अटैच होते, है ना, ऐसे अटैच्ड होते, और ये ऐसे ऐसे करके सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों साइड में, दोनों ऑपोजिट पोल्स में निकल चुका होता. और यहाँ पर अगर इस प्लेन में है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो डिवीजन भी हॉरिजॉन्टल होगा. अगर वर्टिकल प्लेन में होता तो डिवीजन भी वर्टिकल ही हो रहा होता. चलो भाई, ये तो हो गया सेंट्रोसोम के बारे में. बहुत ही प्यारा सा छोटू सा वो सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है. अब उससे भी छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा सेल ऑर्गेनेल बचा है. दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे. माइक्रो बॉडीज, बस एक यही टॉपिक बचा रह गया है, बाकी सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स हम लोगों ने डन एंड डस्टेड कर दिए थे. नाउ क्या है माइक्रो बॉडीज? मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं. अगर आप बहुत डीपली किसी भी एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल को देखोगे, छोटे छोटे डॉट जैसे आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. दैट डॉट जैसा स्ट्रक्चर है छोटा सा वेसिकल जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं. दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. दो तरह के माइक्रो बॉडीज होते हैं. पहला होता है पेरोक्सीसोम और ग्लाइकोसोम. पेरोक्सीसोम का क्या काम है? पहले तो वो ओवॉइड या ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर के होते हैं, दैट इज लिमिटेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन. पेरोक्सीसोम कैसे होते हैं? एक ही सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं. ग्रीन प्लांट्स में पेरोक्सीसोम का काम होता है फोटो रेस्पिरेशन करवाना, मतलब वो फोटो रेस्पिरेशन में पार्ट लेते हैं. अब डिटेल में समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस एक या दो फंक्शन ही बस जान लोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ. आपको बस इतना जानना है कि माइक्रो बॉडीज़ क्या होती है, कितने टाइप की होती है और कहाँ कहाँ पर इसका रोल है. बहुत ही बेसिक सा. ग्लाइकोसोम क्या है? इट कंटेन इंपॉर्टेंट एंजाइम सच एज आइसोसाइट्रेट, लाइएज, माल्टेज अलॉन्ग विथ सेवरल अदर्स. तो ग्लाइकोसोम का जो काम है ना, वो बेसिकली ऐसे एंजाइम्स कंटेन करता है वो जो एंजाइम किसी का ब्रेक डाउन करे. जैसे कि फॉर एग्जांपल माल्टेज. माल्टेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो माल्टोज शुगर का ब्रेक डाउन करता है और उसे छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है. तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये बहुत ज़्यादा अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है. तो माइक्रो बॉडीज बहुत ही इजी सा, छोटू पोटू था, इजी पीजी सा ये था टॉपिक, ख़त्म हो गया. अब एक बार और हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम एंड माइक्रो बॉडीज. तो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? सॉसेज शेप का स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टे, और जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस.
क्रिस्टे के अंदर वाले पोर्शन में जो फ्लूइड फिल्ड होती है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बहुत सारा डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल के अंदर वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को करवाने के लिए कंसर्न्ड होते हैं। अब राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, इन सब का काम क्या होता है? रेप्लिकेशन, प्रोटीन के सिंथेसिस, एनर्जी का प्रोडक्शन। तो मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो क्या है? एटीपी का प्रोडक्शन कराना। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। यानी कि सेल को किसी भी तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो एनर्जी उस सेल को माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी का प्रोडक्शन होना। ठीक है, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सेंट्रोसोम क्या होता है? एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। एनिमल सेल में इसलिए पाया जाता है बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद द सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन इनिशिएट भी कराता है और लास्ट में जब साइटोकाइनेसिस का टाइम होता है, एनाफेज का टाइम होता है, तो ये सेल डिवीजन को कंप्लीट भी करता है, टर्मिनेट भी करवाता है। तो दिस इज सेंट्रोसोम। ये कंटेन करेगा बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स जो अटैच होंगे क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ और उसे सेपरेट करेंगे आपस में, और लोकेशन के बेसिस पर डिपेंड करता है कि सेल डिवीजन कौन से प्लेन में होगी। अगर हॉरिजॉन्टल लोकेशन में सेंट्रोसोम प्रेजेंट है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवीजन होगी। अगर वर्टिकल लोकेशन पे प्रेजेंट है ये सेंट्रोसोम सेल के अंदर तो वो सेल डिवीजन वर्टिकली हो रही होगी। तो दैट इज ऑल फॉर सेंट्रोसोम। माइक्रोबॉडीज बहुत फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वेसिकल की तरह, वेसिकल के शेप की तरह, और कंटेन करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स जो ज़रूरी होते हैं किसी भी सेल के अंदर अलग अलग तरह की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कराने के लिए। दो तरह के माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, पेरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। पेरोक्सीसोम का काम होता है फोटो रेस्पिरेशन कराना और एनिमल्स में भी ग्लाइकोलाइसिस में कुछ रोल होता है इसका। ग्लाइऑक्सीसोम्स के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करके उसको सिंपलर यूनिट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। अब हम आ जाते हैं कुछ MCQs में। कुछ MCQs अब जल्दी जल्दी फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। जो पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया उन पूरे चैप्टर में से कोई एक एक सेल ऑर्गेनेल लेकर मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके पास। पहला क्वेश्चन देखो, कलरलेस प्लास्टिड आर नोन एज। एक ऐसा प्लास्टिड जो कलरलेस नहीं है, जो कि कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करता। याद करो मैंने आप लोगों को क्या बताया था प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा क्या था? ल्यूकोप्लास्ट। राइट? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है जो फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है, ग्रीन पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट कौन सा कलर इम्पार्ट करेगा? क्रोमोप्लास्ट ग्रीन छोड़ के वेरियस अदर कलर्स, वेरियस अदर कलर्स। और ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम था? ल्यूकोप्लास्ट कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं कर रहा था, ये क्या काम कर रहा था? इट स्टोर्ड फैट्स एंड ऑयल्स। फैट और ऑयल का स्टोरेज करना ल्यूकोप्लास्ट का काम था। तो कौन सा कलरलेस प्लास्टिड होगा इनमें से? ऑब्वियसली ल्यूकोप्लास्ट होगा, है ना? तो सी विल बी द राइट आंसर। ल्यूकोप्लास्ट इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियाई वुड ऑल्सो लैक इन। एक ऐसा एनिमल सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, उसके अंदर और क्या चीज़ नहीं होगी?
राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमोसोम। चलो इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और उसके अंदर एक और छोटा सा न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट हैं। तो जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा ना, तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होंगे और क्रोमोसोम्स आपको क्लियरली विजिबल होंगे। अगर किसी सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्या नहीं दिखेगा, क्या नहीं होगा उसके साथ साथ? ऑब्वियसली क्रोमोसोम नहीं होगा। नो न्यूक्लियस नो क्रोमोसोम, बिकॉज क्रोमोसोम कहाँ रहता है, क्रोमोसोम का लोकेशन कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियाई के अंदर है। ठीक है, तो आंसर विल बी डी, क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स? इसमें से कौन प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है? एल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। अभी आज के ही लेक्चर में, वैसे तो मैं हर लेक्चर में आप लोगों को बताती हूँ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। आज स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, इनको छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम यूकैरियोट बोलते हैं। प्रोकैरियोट भी मैंने पूरा एक अलग से लेक्चर ले रखा है, आपका जो पहला लेक्चर था, है ना। तो प्रोकैरियोट का मतलब ही बैक्टीरिया होता है और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर अंडर द ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ राइबोसोम्स। किस राइबोसोम्स के अंदर किस चीज़ का सिंथेसिस हो रहा है बताओ? फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है या अब्जॉर्प्शन हो रहा है? चलो आपको राइबोसोम के बारे में ना अगर अलग से कुछ नहीं पता तो इतना तो याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो रफ क्यों अपीयर होता है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे बीट्स प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स के, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ साइट where protein synthesis take place because of the ribosome. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए है क्योंकि वहाँ पर लिपिड की सिंथेसिस हो रही है। तो अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि राइबोसोम जो है वहाँ पे किसका सिंथेसिस होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल? याद करो, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट सेल में? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? आप लोग वैक्यूल वाला ऑप्शन ढूंढ रहे होगे। जस्ट वैक्यूल के बाद मैंने एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ाया था आपको, प्लास्टिड। वैक्यूल जो है ना वो वॉल्यूम वाइज बहुत बड़ा स्पेस ले लेता है सेल के अंदर, लेकिन सेल ऑर्गेनेल में जो सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है बच्चों वो होता है प्लास्टिड। और प्लास्टिड का एक जो पहला फॉर्म है, पहला टाइप है, दैट इज अ काइंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ दिख रहा है प्लास्टिड या फिर प्लास्टिड के टाइप्स में से कुछ? तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट विल बी द राइट आंसर। न्यूक्लियस नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, ओनली क्लोरोप्लास्ट। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और मतलब कितना जो भी मैंने पढ़ा रखा है आपको ऑलरेडी, वहाँ से कैसे बीच बीच से बहुत ही डीप उसको निकाल कर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो चलो, दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इनफैक्ट आज का चैप्टर भी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर, हम आज यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैं आपको इस चैप्टर के बाकी के जो सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो भी करवाऊंगी बहुत सारे, और आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के भी क्वेश्चंस करवा दूंगी। सो नो वरीज अबाउट दैट। चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर से विद द चैप्टर टिश्यूज़। अब हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। सेल तो समझ में आ गया सब कुछ, सेल गया है, सेल के अंदर के सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं एंड एवरीथिंग। अब सेल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
देखते हैं टिश्यूज़ किसको बोलते हैं, टिश्यूज़ बनते कैसे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।